Good morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, today we will do the next topic of chapter 2 Anglo-Maratha Wars. ओके लास्ट वीडियो में हमने मैसूर वार के बाद डिस्कस किया था और उन वार्स में हमने क्या लर्न किया कि जो मराठास थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया और उनकी वजह से जो टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली राजा था उसकी हार हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ से जो मराठा से और निज़ाम था उन्होंने क्या किया था, हेल्प की थी और अटैक कर दिया था मैसूर के ऊपर। और टीपू सुल्तान को मिलकर तीनों शक्तियों ने इंग्लिश, मराठास और निज़ाम इन्होंने हरा दिया था। ब्रिटिशर्स थे वो किसी के कोई सगे नहीं थे। जब मैसूर की टेरिटरी उनके पास उनके कब्ज़े में आ गई तो अब उनकी जो नज़र थी, जो नेक्स्ट स्टेप था या आई थी, वो किसके ऊपर थी, मराठास के ऊपर। तो मराठास की जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, वीकनेसेस थी, उनका फ़ायदा इंग्लिश ने उठाया और जो पूरा एम्पायर था मराठास के पास उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। तो उसको सीज़ कैसे किया, कैप्चर्ड कैसे किया, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द मराठास और ग्रोइंग एम्बिशंस ऑफ द इंग्लिश saw the conflicts of interest between the British or the Marathas during the period between 1775 to 1818। इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या थी कि मराठास जो थे उनकी आपस में ही नहीं बनती थी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की जो है नींव डाली थी और उनका एक बेटा हुआ था संभाजी। तो शिवाजी जो थे उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक अष्ट प्रधान एक कमेटी बनाई हुई थी और उसी से पेशवा का पद स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पेशवा कोई रूलर्स नहीं थे, वो शिवाजी के दरबार में रहने वाले दरबारी थे, कोई ना कोई अधिकारी थे, किसी न किसी पद पर आसीन थे। बट जब शिवाजी की 1688 में डेथ हो जाती है और संभाजी औरंगजेब की जेल में होते हैं, कोई मराठा एम्पायर को संभालने वाला नहीं होता, तो पेशवा का सबसे जो है हाईएस्ट पद होता था उस वक्त। तो पेशवा जो थे वो मराठा जो शिवाजी का वंश था वो चलने की बजाय जो था पेशवा का वंश स्टार्ट हो गया और ये जो युद्ध थे एंग्लो मराठास वार वो पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में हुए। तो यहाँ पर उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी और दूसरी साइड जो ग्रोइंग एम्बिशंस थी इंग्लिश की, उसकी वजह से क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके बीच में, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास। और टाइम पीरियड क्या था, 1775 से लेकर 1818 तक। तो यहाँ पर हम जो मराठास वार है वो 3 मराठा वार्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ, 1775 से लेकर 82 तक चला ये। ओके, ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विद एस्पायरिंग पेशवास। ब्रिटिश जो थे वो एक गठबंधन चाहते थे, अलायंस चाहते थे। पेशवा पद जो एक शक्ति के रूप में बदल रहा था, एस्पायरिंग पेशवास, उसमें रघुनाथ राव अगेंस्ट माधव राव सेकंड। रघुनाथ राव किसके अगेंस्ट था, माधव राव सेकंड के। अब रघुनाथ राव को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इनका एक ही रूल था, एक ही पॉलिसी थी, डिवाइड और देन रूल, कि पहले तो इनको अलग कर दो, फिर इनको हरा दो और उनकी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लो। द मराठास चीफ्टिन्स क्या होते हैं, मुखिया, हेड, बैक्ड माधव राव। अब मराठा जो थे, जो आम लोग थे, जो मराठा कबीले के लोग थे, वो क्या चाहते थे, माधव राव को अपना पेशवा बनाना चाहते थे।
द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 मैन टू रघुनाथ। अब रघुनाथ को सपोर्ट थी ब्रिटिशर्स की। तो जब माधव राव और रघुनाथ राव में आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ब्रिटिश ने सपोर्ट की रघुनाथ की और उसको हेल्प की 2500 मैन भेजकर, यानी सोल्जर्स भेजकर। ही गेव सालसेट एंड बसीन टू द इंग्लिश। और इस हेल्प के बदले रघुनाथ ने ब्रिटिशर्स को क्या दिया, सालसते और बसीन, ये दो एरिया जो थे यहाँ पर रेवेन्यू यानी लगान जो भी इकट्ठा होता था वो अंग्रेज़ों को दे दिया और उनको राइट दे दिया यहाँ पर फ्री ट्रेड का फ्रॉम बड़ौज टू सूरत डिस्ट्रिक्ट। और ये बड़ौज से सूरत डिस्ट्रिक्ट के बीच में एरियाज़ आते हैं, वहाँ का फुल फ्रीडम दे दिया ब्रिटिशर्स को कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो और वो भी विदाउट टैक्स। और इवन कि यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन होगी वो भी आपकी रहेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको मिलिट्री हेल्प दी रघुनाथ राव को और उसके बदले में उसने बहुत कुछ दे दिया इंग्लिश को। द टू साइड साइन द ट्रीटी ऑफ साल भाई। अब युद्ध तो नहीं हुआ, युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही एक ट्रीटी हो गई साल भाई की। और इसमें क्या किया माधवराव ने, इट गेव द ब्रिटिश 20 ईयर्स ऑफ पीस विद मराठास, कि अगले 20 सालों तक मराठा जो हैं वो युद्ध नहीं करेंगे अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार्स, अब ये स्टार्ट होता है 1803 से 1805। 1801 देयर वाज ए कन्फ्लिक्ट अमंग द मराठास और पेशवाशिप। यहाँ भी वही जो है प्रॉब्लम थी। पेशवाशिप यानी कि पेशवा की गद्दी के लिए इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मराठास के बीच में। पेशवा बाजीराव सेकंड एंटर द सब्सिडरी अलाइंस। पेशवा बाजीराव जो सेकंड था उसने अंग्रेज़ों की सहायक संधि को स्वीकार किया। सब्सिडरी अलाइंस हमने बैटल ऑफ बक्सर के बाद देखी थी, लॉर्ड वेल्जरी ने स्टार्ट की थी। तो ये संधि जो थी पेशवा बाजीराव सेकंड ने एक्सेप्ट कर ली विद द ब्रिटिश एंड गॉट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और इसके बदले में ब्रिटिश ने क्या दी उसको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जसवंत राव होलकर। जसवंत राव जो उसका एंटी था, राइवल था पेशवा बाजीराव सेकंड का, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस किया। ब्रिटिश ट्रूप्स ड्रॉव होलकर आउट। अब ब्रिटिश सेना ने क्या किया, होलकर को, जो जसवंत राव होलकर था उसको हरा दिया। पेशवा बाजीराव साइंड ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश। इट वाज अपोज्ड बाय मराठास चीफ्टेन्स। और जैसे ही जसवंत राव होलकर को हरा दिया तो पेशवा बाजीराव ने फिर एक संधि की ब्रिटिशर्स के साथ। और जब ये स्टेप उसने उठाया तो जो मराठास चीफ्टेन्स थे यानी बाकी जो कम्युनिटी के लोग थे, जैसे सिंधिया थे, भोसले थे, 4 वंश थे मराठों के, उनमें सिंधिया और जो भोसले थे वो इस संधि से खफा हो गए, एंगर्ड हो गए और उन्होंने क्या किया, पेशवा बाजीराव के अगेंस्ट हो गए। दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वार इन 1803। इसकी वजह से क्या हुआ, जब संधि कर ली, पीस ट्रीटी कर ली बाजीराव ने, उसके बदले में बहुत कुछ दे रहा था वो, तो जो मराठास थे वो उसके अगेंस्ट हो गए और सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ पेशवा बाजीराव, सिंधिया और भोसले के बीच में। द मराठा चीफ्स फेल टू यूनिफाई एंड वर डिफीटेड बाय द वेल इक्विप्ड और डिसिप्लिन्ड ब्रिटिश आर्मी। अब जो मराठा चीफ्स थे, जो मुखिया थे या सिंधिया या भोसले, इनकी आपस में भी कोई यूनिटी नहीं थी, इसलिए ये अपने आप को एक नहीं कर पाए। दे वर फेल्ड टू यूनिफाई देयर सेल्फ। और क्या हुआ, दे वर डिफीटेड थ्रू बाय द ब्रिटिश आर्मी। तो वो वेल इक्विप्ड थी, अच्छी थी, डिसिप्लिन्ड थी, मॉडर्न जो उनके पास वेपन्स थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश आर्मी की जीत हुई और जो मराठा चीफ्स थे वो हार गए। भोसले और सिंधियाज वर फोर्स टू साइन ट्रीटीज़। अब इन दोनों को युद्ध हारने के बाद मजबूर किया गया सरेंडर करने के लिए।
और एक ट्रीटीज़ हुई विद द ब्रिटिश और हैंड ओवर लार्ज टेरिटरी। अब इनको भी अपनी जान छुड़ानी पड़ी अपने बहुत सारे एरियाज़ ब्रिटिशर्स को देकर। सब्सिडरी लाइंस देखे क्या होता है, सहायक संधि बोलते हैं इसे, सहायता देने के बाद की गई संधि। वाह द ब्रिटिश पॉलिसी प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू इंडियन रूलर्स। इस अलाइंस में क्या होता था कि जो भी इंडियन रूलर सब्सिडरी लाइंस को एक्सेप्ट करता था उसके बदले में ब्रिटिशर्स जो थे मिलिट्री हेल्प, असिस्टेंस क्या होता है, हेल्प करते थे उस रूलर की, जो रूलर उनको जो है उनकी ट्रीटी उनके साथ कर रहे हैं। और इसके बदले में रूलर क्या देगा, पेइंग फॉर आर्मी मेंटेनेंस। जिस रूलर को वो हेल्प करेंगे मिलिट्री हेल्प, वो रूलर अपने एरिया में ब्रिटिश आर्मी को रखेगा और उसका जो खर्चा है, उसकी आर्मी मैन की जो सैलरी है या खाने पीने का खर्चा है वो सारा कौन पे करेगा, जो रूलर एक्सेप्ट करेगा सब्सिडरी अलाइंस। ब्रिटिश रेजिडेंस वाज स्टेशन, और इसमें क्या होगा, उस रूलर के कोर्ट में यानी उस किंग के कोर्ट में ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स रहेंगे और क्या करेंगे, वो उस रूलर के ऊपर नज़र रखेंगे और उनकी परमिशन के बिना वो किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर या इंडियन रूलर्स के साथ ना तो मिल सकेंगे ना ही उनसे कोई बातचीत कर सकेंगे। तो ये स्टेप जो था सब्सिडरी लाइंस का क्यों उठाया गया, ताकि जो एंटी पार्टीज़ हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, वो ट्रेड मोनोपोली से बाहर रही। नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो मराठा वार्स। ये लास्ट वार था। इसके बाद पूरा मराठा एरिया जो था बाजीराव से किसको मिल गया, ब्रिटिशर्स को। पेशवा बाजीराव सेकंड डिड नॉट लाइक हिज सबऑर्डिनेट पोजीशन अंडर द ब्रिटिश रूल। सब्सिडरी लाइंस इसने की थी एक्सेप्ट, तो पेशवा बाजीराव जो था एक पपेट बनकर रह गया था अंग्रेज़ों के हाथ की। अब उसकी ये पोजीशन जो थी एक कठपुतली की तरह, वो उसको पसंद नहीं आ रही थी कि वो एक नवाब है, पेशवा है, और उसके बावजूद भी वो किन के इशारों पर काम करता है, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सारे जो काम है वो उनके अकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये जो सबऑर्डिनेट पोजीशन थी वो उसको पसंद नहीं आ रही थी। ही ट्राई टू यूनाइट द मराठास चीफ्स। बाजीराव को समझ आ गई और उसने क्या किया, जो मराठा चीफ्स थे उनको फिर एक करने की कोशिश की अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फेल्ड, लेकिन वो इस योजना में सफल नहीं हुआ। ही वाज फोर्स टू सरेंडर। अब वो अकेला रह गया तो बाजीराव को सरेंडर करना पड़ा, हथियार अपने फेंकने पड़े। ब्रिटिशर्स अबॉलिश्ड द पोजीशन ऑफ पेशवा। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो पेशवा का पद था उसको ही ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। एंड मराठास वर लिमिटेड टू द स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा। और जो भी मराठा चीफ थे उन सबसे उनके किंगडम लेकर एक ही एरिया, जो सतारा का एरिया था, किंगडम था, उनको दे दिया। दिस वाज द एंड ऑफ द माइटी मराठा पावर्स। और इस ट्रीटी के बाद, ठीक है, क्या हुआ, जो माइटी पावर्स थी मराठास की वो ख़त्म हो गई। बिटवीन 1814 to 1826 द ब्रिटिश हैड टू फाइट मेनी वार्स अगेंस्ट गोरखाज। और इसके बाद देखो साउथ में, वेस्ट में बंगाल के अंदर, और वेस्ट जो है महाराष्ट्र, यहाँ 3 साइड्स में उनकी जो पोजीशन थी बहुत ज़्यादा साउंड हो गई थी अंग्रेज़ों की। अब यहाँ से वो आगे बढ़े और नेपाल की तरफ गए और वहाँ गोरखाज के साथ भी बहुत सारे उन्होंने युद्ध किए और उनकी टेरिटरी को, यानी नेपाल की जो टेरिटरी थी उसको भी अपनी टेरिटरी में मिला लिया। और जो बर्मीज से, यानी कि बर्मा जो हमारा म्यांमार पड़ोसी देश है, फिर उसको भी ऐसे ही युद्ध किए और उसके इलाके को भी अपने इलाके में मिला लिया। ब्रिटिश साइंड पीस ट्रीटीज़ विद देम। और ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रूप्स को, इंडियन आर्मी को यूज़ करते हुए जितने नेबरिंग कंट्रीज थे उनके ऊपर धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और जो भी राजा हारते थे उनके साथ एक ट्रीटी होती थी, सब्सिडरी अलाइंस। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का,
अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिखों की। तो जो भी रूलर्स मुग़लों से इंडिपेंडेंट हुए थे उनकी ही यहाँ पर रियासतें थी। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो वो ही राजा थे और उनके साथ ही युद्ध करके ब्रिटिशर्स ने साउथ से लेकर ईस्ट और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अपनी एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया। ट्रेडिंग कंपनी से वो एक पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और पूरी तरह से इंडिया के अंदर उनके जो पाँव थे वो जो है फिक्स हो गए, यानी कि पाँव पैर पसार लिए उन्होंने। पूरा जो नियंत्रण था अपने हाथों में ले लिया इंडिया का। अब रह गया है नॉर्थ वेस्ट, यानी वहाँ पर सिखों का राज था और सिख कम्युनिटी भी जो थी मुग़लों से इंडिपेंडेंट हो गई थी।